So guys, in the last lecture, we have spoken about DNA replication and the basics of it. In today's lecture, we are going to deal with the depth of it. हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, आई हैव ऑलरेडी सेड, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये 7 स्टेप प्रोसेस है. मैंने कहा 7 स्टेप प्रोसेस. अब ये 7 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये हर एक स्टेप को हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे. बट उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम को देखो. ये वाले डायग्राम में आप लोग क्या देख सकते हो, एक वाई शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो. पहले वाई शेप स्ट्रक्चर कैसे था, ये वाई शेप स्ट्रक्चर लीनियर था. अब वो क्या हो गया, ये वाई शेप स्ट्रक्चर हो गया. काय को हो गया वाई शेप स्ट्रक्चर? बिकॉज हेलिकेज ने क्या किया, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा और इस दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया. जैसे ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन गए. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हमारे जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स रहते हैं वो पैरेलल ही नहीं, वो एंटी पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, टू लाइंस गोइंग पैरेलली टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल स्ट्रैंड्स. ओके, बट मैंने कहा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि एंटी पैरेलल लाइंस कैसे होती है कि एक लाइन ऐसे जाएगी जिसका एरो इधर की तरफ है और एक लाइन ऐसी जाएगी जिसका एरो इधर की तरफ है. तो ये क्या हो गया, पैरेलल, एंटी पैरेलल. अब पैरेलल बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये एरो इधर है तो ये एरो इधर ही होना चाहिए, ये एरो इधर है तो ये एरो नीचे वाली लाइन का भी एरो इधर ही होना चाहिए. सो दीज आर द पैरेलल लाइंस, और जो बीच वाला मैंने ड्रॉ किया, दीज आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल. अब डीएनए के केस में हम लोग कैसे बताएंगे कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या क्या है, हमका डमका फलाना है. हमको ये बताने के लिए हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसको नंबरिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर्स. So there is something called as 5 prime carbon. There is something called as 3 prime carbon. So एक स्ट्रैंड कैसा था, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक था. ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड जो था, नीचे वाला स्ट्रैंड, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है. एंड कहां पे हो रहा है, 5 प्राइम पे एंड हो रहा है. तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, नीचे 3 प्राइम टू 5 प्राइम. समझ में आया? सो इसका मतलब क्या है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पैरेलल जरूर है, बट कैसे वाले पैरेलल है, एंटी पैरेलल है. एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम और नीचे है 3 प्राइम और 5 प्राइम. मतलब इसका जो पोजीशन है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंप्लीटली उल्टा है, उल्टा. 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर वाले स्ट्रैंड का, तो नीचे वाले स्ट्रैंड का क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. अंडरस्टूड? ड्रॉप अ हार्ट. Understood everyone? Just drop a heart in the chat box. I'm going it very slow. पहले वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. ये दोनों स्ट्रैंड से तुम्हारा डीएनए बनता है, इसलिए ये जो डीएनए, इसका पोजीशनिंग 5 प्राइम से 3 प्राइम लेकर और 3 प्राइम से 5 प्राइम हो रहा है, इसलिए दीज आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. एंटी पैरेलल का मतलब सबको समझ में आया? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, ये डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सारे एंजाइम से कैटलाइज्ड होता है. मतलब अपने आप से डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद, मतलब डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, एंजाइम्स लगते हैं उस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए. हम सबको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कार्टून के रूप में एंजाइम्स बताया था, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज. इससे 3-4 एंजाइम्स का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था. और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेंगे, बट ये जो 4 एंजाइम्स है ये प्राइमरी एंजाइम्स है, मतलब ये चाहिए, मतलब चाहिए. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज, ये 4 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं. ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करेंगे. हेलिकेज क्या करता है, सबसे पहले हेलिकेज आएगा. हेलिकेज करने के बाद में इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अनजिपिंग एंजाइम, एज आई ऑलरेडी सेड. अनजिपिंग का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा हेलिकेज क्या करेगा, तुम्हारे डीएनए के बीच में जो दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को धड़ाधड़ तोड़ते हुए जाएगा. यस, हेलिकेज का काम धंधा ही यही है.
ये हेलिकेज क्या करेगा, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उन नाइट्रोजन बेसिस के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वो हेलिकेज धड़ाधड़ तोड़ते जाएगा और दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। The next enzyme is called as DNA polymerase and the enzyme is called as primase. Yes, डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज का काम धंधा क्या रहता है, डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा। And what is the function of primase then? The function of primase is to the initializer. It works like an initializer. मतलब तुम्हारे डीएनए पॉलीमरेज को पता नहीं रहता कि मुझे डीएनए सिंथेसिस कहाँ से शुरू करना है, मुझे 10 किलोमीटर दूर से शुरू करना है, मुझे 2 किलोमीटर दूर से शुरू करना है, या कहां से शुरू करना है, वो उसको खुद तो पता नहीं है। सो प्राइमेज वहां पे जाके मार्किंग लगाएगा कि हाँ ये आरएनए प्राइमर मैंने यहाँ पे चिपका है ना, तो तू यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर, यहाँ से न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए को स्टार्ट कर, कहीं से भी स्टार्ट मत कर, तू तुझे खुद को पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है। तो प्राइमेज जाके वहां पे आरएनए का प्राइमर लगाएगा और वहां से तुम्हारा न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा। बट प्राइमेज अपना डीएनए का सिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसके लिए कौन लगेगा हम लोगों को, डीएनए पॉलीमरेज। मतलब ये दोनों एंजाइम्स एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज भी हमको चाहिए और प्राइमेज भी हमको चाहिए। काय को, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, बट प्राइमेज क्या बोलेगा, वो स्टार्ट कहां से करना है डीएनए पॉलीमरेज को ये बताएगा। जिसको जिसको समझा जस्ट टाइप यू इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। Yes, everyone. Very good. Very good. Very good. So, in the next enzyme is referred to as ligase. Now, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ligase जो है ये चिपकाने वाला एंजाइम है, गोंद की तरह एक्ट करेगा, ग्लू की तरह एक्ट करेगा, स्टिकी एंजाइम है ये। मतलब एग्जैक्टली क्या करेगा ये, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में गैप्स है, जिनके बीच में गैप्स है, उन गैप्स को सील करने का काम, उन गैप्स को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है। अब ये लाइगेज का फंक्शन तुमको अभी हाल फिलहाल समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर में ये टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोगों को लाइगेज का फंक्शन क्लियरली समझ में आएगा। हमको हेलिकेज, हमको पॉलीमरेज, हमको प्राइमेज का फंक्शन जो है वो आराम से अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्टरी पार्ट को रिवाइज कर लिया है। Now what I am going to discuss, I am going to discuss the detailed steps of your DNA replication. Please try and understand, हम लोग डिटेल स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ना। ध्यान से सुनो, ये लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स हम लोग बाद में समझेंगे, हाल फिलहाल हम लोग क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ना ये जो नाम है ना, सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इस नाम को लेकर टेंशन मत लो। सबसे पहली बात कि सेमी कॉन्जर्वेटिव, अरे बाप रे क्या बड़ा सा नाम दिया है सर ने, क्या बड़ा सा नाम दिया है टेक्स्ट बुक ने, क्या बायोलॉजी है, इतना बड़ा बड़ा नाम है। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, I'll explain the semi-conservative word once the topic gets finished. सबसे पहले हम लोग रेप्लिकेशन का मतलब तो समझे, फिर समझेंगे हम लोग सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबसे पहले मेन रेप्लिकेशन तो समझते हैं, सेमी कॉन्जर्वेटिव बाद में भी समझा जा सकता है, उसको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब, ठीक है। बट फिर भी इस पूरे डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये याद रखो, ये याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी कभी आप किसी भी किचन में जाते हो या अपने घर के किचन में जाते हो और अगर आपको कुछ भी चीज बनानी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पास्ता बनाना है, ओके, आपको एक पास्ता का रेसिपी आपको पता है और आपको पास्ता बनाना है, तो पास्ता बनाने से पहले उसकी सामग्री आपके पास में नहीं होगी तो क्या पास्ता बन पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, राइट। मतलब उसके मसाले होने चाहिए, उसके फ्लेवर्स होने चाहिए, उसके सॉसेस होने चाहिए आपके पास में, या फिर वो जो पास्ता की जो मैक्रोनीज रहती है वो आपको होनी चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। अगर वो चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो ये चीजें पैदा करने के लिए या फिर मंगाने के लिए हम लोग को मार्केट जाना पड़ेगा, हमको लेके आना पड़ेगा। यस, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा तवा को गर्म करते हैं। तवा गर्म किए बिना हमारा खाना पक ही नहीं सकता ना,
The utensils should be hot enough to get the food gets cooked. Yes or no? The utensil should be hot enough. The utensil should be active enough कि उसके अंदर वो खाना अच्छे से पक सके. इसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप्स को पढ़ते जाएंगे, एक एक इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते जाएंगे और उन इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे क्या इस्तेमाल होने वाला है, कैसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1 जो होता है, मैंने कहा 7 स्टेप प्रोसेस है, ये 7 स्टेप्स की प्रोसेस है. स्टेप नंबर 1 जो है इसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मैंने कहा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. हम सबको पता है, बहुत टाइम से मैं करोड़ों बार बोल चुका हूं कि हमारा डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. कौन सा न्यूक्लियोटाइड जरा बता दो, कौन सा न्यूक्लियोटाइड? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? एनी आइडिया? कम ऑन एवरीवन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? यस, अमेय, सुशील, खुशी, श्रेया. ये तो देखो अभी ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली की बात करते हैं, शिर्के फैमिली. ओके, आई बिलोंग टू शिर्के फैमिली. सो अगर मुझे, मतलब मेरे घर पे कोई भी इनविटेशन कार्ड आएगा, तो उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर शिर्के फैमिली लिखा रहेगा या मेरे घर के सारे मेंबर्स का नाम लिखा रहेगा? मुझे बताओ. मेरे फैमिली का मतलब मेरे फैमिली का सरनेम लिखा रहेगा उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर एज एन इनविटी, या मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स का नाम दर 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 वो इनविटेशन कार्ड पे लिखा है, सिर्फ सरनेम लिखा रहता है. तो तुम लोग इतने सारे नाम क्यों मुझे बता रहे हो? पेंटोस शुगर, फास्फोरस ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, पता है मुझे ये सब कुछ है, पता है मुझे ये सब कुछ है, बट वो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? अरे 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 अरे, वो नाइट्रोजन बेस है श्रेया. ATGC is the nitrogen base. What is that nucleotide called as? Deoxyribonucleotide. भूल गए क्या? हाँ या ना? Deoxyribonucleotide, राइट? सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो हमारे न्यूक्लियस में घूमता रहता है, घूमता रहता है, हर जगह पे है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस के अंदर. अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ना, वो कौन से फॉर्म में होता है पता है? वो इस फॉर्म में होता है, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP. ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि DAMP, DGMP, DCMP, DTMP ये सब किधर है? ये न्यूक्लियस के अंदर है. किसके न्यूक्लियस के अंदर है? तुम्हारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर है. इतना समझा? इतना समझा? यस और नो? DAMP, DGMP, DCMP, DTMP ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये तुम्हारे कहाँ पे है? ये तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं. ओके, पड़े हुए हैं. अगर मैं बोलूंगा कि मुझे डीएनए बनाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली DAMP, DGMP, DCMP, DTMP को उठा उठाकर बना सकता हूँ क्या डीएनए? नहीं बना सकता. उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मुझे चार्ज करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा. मैं उसको एक्टिवेट कैसे करूंगा? तो उसके साथ में एटीपी के रिएक्शन करवाकर. एटीपी, 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 एटीपी. देखो मैंने हर एक के साथ में किसकी रिएक्शन करवाई? DAMP की साथ रिएक्शन मैंने करवाई एटीपी की, DGMP की रिएक्शन मैंने करवाई एटीपी की, DCMP एटीपी, DTMP एटीपी. समझ में आया सबको? क्योंकि ये इनएक्टिव है. DAMP, DGMP, DCMP, DTMP ये चारों के चारों इनएक्टिव है, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा. डन?
डायरेक्टली वो डीएनए नहीं बना सकते हैं, रेप्लिकेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली, डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उनको एटीपी के मदद से एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। उनको उनको जब तक हम लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं। अंडरस्टूड? से यो। जिसको समझा से यो। अब सबके मन में एक सवाल जरूर आया रहेगा कि सर ये डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी आपने ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो क्या इसका कोई फुल फॉर्म है? तो हाँ है, इसका फुल फॉर्म है। आपको एजीसीटी का फुल फॉर्म तो पता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्या है ये चारों? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन क्या है? Yes, these are nitrogen bases. Okay, these are nitrogenous base. So ये जो nitrogenous base जो है ये AGCT ये तो है हमारे डीएनए के नाइट्रोजन बेस। सो उसके आगे एमपी 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 क्या लगा है? मध्य प्रदेश? नहीं, तो एमपी क्या लगाया हुआ है? मोनोफॉस्फेट। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। डीएएमपी के मॉलिक्यूल के अंदर एमपी का मतलब क्या होता है? मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। डाई का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? व्हाट इज डाई? टू। व्हाट इज ट्राई? TRI, ट्राई, थ्री। सो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब मैं हर एक का नाम बता रहा हूं, देखो मैं जहां जहां पॉइंटर रख रहा हूं उस चीज का नाम बताऊंगा। डीएएमपी का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। डीजीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। डीसीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। डीटीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? deoxythymidine monophosphate. Is that clear? Yes or no? सबके नाम के आगे डी 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 लगा है बिकॉज दैट इज डीऑक्सी। दैट इज एन इंडिकेशन कि हम लोग डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं ना कि आरएनए का, इसलिए डी 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 लगाया हुआ है मैंने, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, और बाकी का सब कुछ कैपिटल, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी। ठीक है, सो डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। समझा यो? अब ये जो भी है डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी ये ऑलरेडी न्यूक्लियस में अवेलेबल है, बट ये न्यूक्लियस में अवेलेबल रहकर चलेगा नहीं। इसके जरिए हम लोग डीएनए नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। ये इनएक्टिव वर्जन्स है, ये इनएक्टिव वर्जन्स है, इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे? हम लोग उसके अंदर एटीपी को ऐड कर देंगे, उसके अंदर हम लोग एटीपी को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब मैं उसमें आई एम सॉरी एटीपी को ऐड करता हूं, ओके, उसमें मैं जब एटीपी को ऐड करता हूं तो वो क्या बनता है? डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं एटीपी को इस वाले स्ट्रक्चर में ऐड करता हूं, डीएएमपी में ऐड करता हूं, तो वो क्या बन जाएगा? डीएटीपी। सिर्फ एम के जगह टी लगा दो, इधर भी एम के जगह टी लगा दो, इधर भी एम के जगह टी लगा दो, इधर भी एम के जगह टी लगा दो। समझ में आया? इतना ही है। सो डीएएमपी एटीपी के साथ में डीएटीपी बनाता है, डीजीएमपी एटीपी के साथ में डीजीटीपी बनाता है, डीसीएमपी एटीपी के साथ में डीसीटीपी बनाता है, डीटीएमपी एटीपी के साथ में डीटीटीपी बनाता है। समझा सबको? यस और नो? अब चुन्नू मुन्नू प्लीज ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो। इधर कितना फॉस्फेट था? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब कितना था? 1। तो मैं यहां पे लिखूं 1 प्लस प्लस इधर कितना फॉस्फेट था? इधर कितना फॉस्फेट है? रादर 3। सो 1 + 3 = 4 ना? बट फिर भी इधर 3 कैसे आया फिर? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट।
ये लॉजिक नहीं लग पा रहा है ना अभी भी? यस और नो? यस और नो? ये लॉजिक नहीं लग पा रहा है ना अभी भी? सो इसका लॉजिक का आंसर देता हूं मैं। तुम्हारे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से उसने सिर्फ 2 एटीपीज को लिया, 2 एटीपीज, और ये 2 एटीपीज इधर ऐड हो गए तो कितना हो गया? 3 एटीपीज। अब जो बचा हुआ एक फॉस्फेट है वो किधर चला गया? इधर। अब समझा? वन वॉज द बाइफॉस्फेट का वन वॉज द फॉस्फेट का बाई प्रोडक्ट। लॉजिक समझो, लॉजिक अच्छे से समझो। वापस से एक बार दिखाता हूं मैं। हाँ, मुझे समझा कि आप लोगों को नहीं समझा, मैं वापस से सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। इधर ऑलरेडी एक फॉस्फेट था, यस एवरीवन? इधर ऑलरेडी एक फॉस्फेट था, यस। इधर ऑलरेडी 3 फॉस्फेट थे, इधर ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे, हाँ या ना? सो उसमें से मैंने 2 फॉस्फेट निकाला, एटीपी में से मैंने 2 फॉस्फेट को निकाला और क्या बनाया? 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल बनाया। बट अभी इधर और एक फॉस्फेट बचा हुआ है, हाँ या ना? एटीपी के अंदर और एक फॉस्फेट बचा हुआ है, 2 + 1 = 3, राइट? और एक फॉस्फेट एटीपी में बचा हुआ है, तो मैंने उसको किधर लिखा? +1 आईपी। दिस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज 1। समझा अभी सबको? चमका? केमिस्ट्री है, नॉर्मल केमिस्ट्री है, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा मैं, एकदम नॉर्मल केमिस्ट्री। कि मैंने एटीपी में से सिर्फ 2 फॉस्फेट को निकाला ताकि मेरा डी एटीपी बन सके। मैंने एटीपी में से सिर्फ 2 फॉस्फेट को निकाला ताकि डीजीएमपी का डीजीटीपी बन सके। मैंने एटीपी में से सिर्फ 2 फॉस्फेट को निकाला ताकि डीसीएमपी का डीसीटीपी बन सके। मैंने एटीपी में से सिर्फ 2 फॉस्फेट को निकाला ताकि डीटीएमपी का डीटीटीपी बन सके। समझ में आया यो एवरीवन? अब मैंने एटीपी में से हमेशा दो ही फॉस्फेट निकाले हैं। अब सिर्फ एक फॉस्फेट जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तुम्हारा डीटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएटीपी बनाने के लिए, तो वो एक फॉस्फेट क्या निकलेगा? एज अ बाय प्रोडक्ट। ड्रॉप अ हार्ट जिसको समझा। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां जाएगा? एज अ बाय प्रोडक्ट। चमका केमिस्ट्री वाले बच्चों? सिंपल केमिस्ट्री है, आप लोगों का बहुत बड़ा बड़ा केमिस्ट्री नहीं सिखा रहा हूं मैं, एकदम सिंपल, एकदम आसान केमिस्ट्री सिखा रहा हूं मैं। यस, ये केमिस्ट्री सीखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ के कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। डीएएमपी में एटीपी ऐड करोगे तो डीएटीपी बनेगा ही कैसे? नहीं बन सकता है। तो ये लॉजिक लगाने के लिए पहले ये समझना चाहिए कि डीएएमपी के में सिर्फ 2 एटीपी, दो फॉस्फेट एटीपी में से आ रहे हैं, सिर्फ 2 फॉस्फेट, और बाकी का जो एक फॉस्फेट जो एटीपी में अभी भी बचा हुआ है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। समझा? एवरीवन अंडरस्टूड? सिंपल केमिस्ट्री है। डीएएमपी में सिर्फ 2 फॉस्फेट ऐड किया जाएगा फ्रॉम द एटीपी, बनेगा डीएटीपी, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। डीजीएमपी में एटीपी में से सिर्फ 2 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक है, यहां से हम लोग 2 फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, तभी तो जाके यहाँ पे 3 होना चाहिए। 1 + 2 = 3, मैथमेटिक्स को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। यस और नो? और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 1 एटीपी है यहाँ पे, एटीपी के अंदर एक्स्ट्रा वाला फॉस्फेट जो है वो एज ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे जाएगा बाय प्रोडक्ट में। डन? अंडरस्टूड? I don't think so anymore. Any further explanation is needed for this. I believe सबको समझ में आया, चमका है सबको अच्छे से। Yes. So बेटा जब भी कभी आपके बायोलॉजी में या फिर आपके केमिस्ट्री में, लेट्स से फॉर दैट मैटर, जब भी कभी फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, यस, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उस प्रोसेस का नाम होता है फॉस्फोराइलेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। सो द प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, ऐसा मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है।
सो DAMP में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, 2 फॉस्फेट ग्रुप ATP में से ऐड हो रहे हैं। DGMP में 2 फॉस्फेट ग्रुप ATP में से ऐड हो रहे हैं। DCMP में 2 फॉस्फेट ग्रुप ATP में से ऐड हो रहे हैं। DTMP में फॉस्फेट ग्रुप 2 फॉस्फेट ग्रुप ATP में से ऐड हो रहे हैं। तो हमेशा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी प्रोसेसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग? फॉस्फोराइलेशन। डन, अंडरस्टूड एवरीवन? जो एटीपी में से फॉस्फेट निकाल निकाल कर तुम्हारे नए मॉलिक्यूल में डाल रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, चुन्नू द मुन्नूज, समझ में आया? ना वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाना चाहता हूं। ये रिएक्शन ना अपने आप से नहीं होती है, इस रिएक्शन को भी अपने आप से नहीं करवाया जाता, इस रिएक्शन को भी एंजाइम की मदद से करवाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम फॉस्फोराइलेज की मदद से, हर एक जगह पे आप जब 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 एरो लिखोगे तो एरो के ऊपर फॉस्फोराइलेज एंजाइम का पी, फॉस्फोराइलेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेज लिखना जरूरी है। मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ सिर्फ, बट आपको पूरा एंजाइम का नाम लिखना है फॉस्फोराइलेज, हर एक टाइम, हर एक टाइम। आपके टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन दी हुई नहीं है, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, एंड इफ इट इज डन जस्ट टाइप यो इन द चैट बॉक्स। In the presence of enzyme phosphorylase, DAMP gets converted into DATP, DGMP get converts into DGTP, DCMP get converted into DCTP, DTMP get converted into DDTP. अब ये फॉस्फेट आ कहां से रहा है? एटीपी में से हम लोग ऐड कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में हम लोग बाहर बाजू में बाई प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। रिएक्शन का नाम है फॉस्फोराइलेशन, एंजाइम का नाम है फॉस्फोरिलेज। डन? सो अभी हमारा तवा तो गर्म हो गया है। यस, अभी हमारा तवा गर्म हो गया हमको पास्ता बनाने के लिए। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारा सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तड़कते फड़कते न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास में अवेलेबल है। अब उन न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए का सिंथेसिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? पहले हम लोग नहीं कर सकते थे, डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी के टाइम पे हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज वो इनएक्टिव था। दैट वाज इनएक्टिव, उनको एक्टिवेट करवाना पड़ा। तो जब वो एक्टिवेट हो गए तब जाके वो तुम्हारा क्या बना? डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए वो रेडी हो गए। नाउ स्टेप नंबर टू इज रेफर्ड टू एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे मुझे एक बिल्डिंग बांधनी है, तो मैं रास्ते के बीच से तो मैं मेरी बिल्डिंग बांधना तो स्टार्ट नहीं कर सकता ना। रास्ते के बीच में ऐसे एकदम मुझे मुझे मन किया, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, मुझे मेरी मर्जी, मैं उधर फिनिक्स एकेडमी का नया वाला क्लास बनाना चाहता हूं, चलो यहाँ पे बिल्डिंग बना दो। नीड अ प्रॉपर एरिया, उधर 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 कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हमको चेक करने पड़ते हैं, वो एक प्रॉपर सेंटर हमको देखना पड़ता है, अच्छे से बराबर से हो रहा है क्या, रोड को ब्लॉक तो नहीं कर रहे हम लोग, ये सब कुछ हमको देखना पड़ता है। तो हमारा जो इनिशिएशन भी होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो भी एक ओरिजिन पॉइंट से होता है। जैसे गंगा भी कहां से आती है? हिमालय से आती है। ओरिजिनेट कहां से? और हिमालय से हो रही है, और जहां बहुत जगह पे रही है वो, बट हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है, विच मीन्स व्हाट, कि ओरिजिन कहीं से तो है ना, ओरिजिन कहीं से तो है। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी जो होता है उसका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं होना चाहिए, और सिर्फ ओरिजिन ही नहीं, उसका टर्मिनेशन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। मतलब बिल्डिंग को अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं ओके बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर से, तो मैं कितने फ्लोर तक जाऊं? 500 फ्लोर, 1000 फ्लोर, 10 करोड़ फ्लोर? नहीं ना, देयर हैज टू बी सर्टेन हाइट, देयर हैज टू बी सर्टेन लिमिट, जहां पे मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा कि भाई साहब इतने ज्यादा हाइट की बिल्डिंग मेरे को नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट दिस मच हाइट बिल्डिंग, this many story building. Yes or no? So there has to be an origin, there has to be a termination point. Is that clear? वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन में भी एक ओरिजिन पॉइंट मतलब इनिशिएशन पॉइंट होता है, और एक टर्मिनेशन पॉइंट भी होता है। जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज द एंड ऑफ द मुंबई। यस और नो? इसके ऊपर इसके बाहर ट्रेन जा ही नहीं सकते, टक्कर मार के क्या सीएसटी के बाहर चली जाए ट्रेन? यस, समुद्र में चली जाए ट्रेन टक्कर मार के? तो वही ना, इसलिए तो नाम दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं, सीएसएमटी। यस, तो जो टर्मिनस है, टर्मिनस का मतलब क्या होता है? द एंड पॉइंट। सो वैसे ही जहां पे तुम्हारा ओरिजिन है वहां पे एंड भी है।
ठीक है, सो इनिशिएशन मतलब ओरिजिन ओ वाला पॉइंट एंड टर्मिनेशन मतलब टी वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स तुम्हारे डीएनए के ऊपर असाइन किए रहते हैं कि यहां से तुम्हारा रेप्लिकेशन शुरुआत होगी और यहां पे जाके एंड हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? चुनमुनोज अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब थोड़ा और एक्स्ट्रा वाला पॉइंट इसमें कुछ है तो देखते हैं। देखो मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज ओ। जो भी पॉइंट है जिस जहां से तुम्हारा एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या लेबल करेंगे? ओ पॉइंट। ओ क्यों? बिकॉज ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। और जहां पे जाके तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन एंड हो जाएगा उस पॉइंट को हम लोग क्या लेबल करेंगे? टी पॉइंट। व्हाट इज टी? टी इज रेफर्ड टू एज टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, सो एक ओरिजिन पॉइंट है, एक टर्मिनेशन पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपके असाइन होते हैं तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए के ऊपर। ठीक है, द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज रेप्लिकॉन। ठीक है, रेप्लिकॉन की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, REPLICON, डबल एन हो गया है, सिर्फ सिंगल एन होता है रेप्लिकॉन के अंदर। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, राइट दिस डाउन। द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज रेप्लिकॉन, मतलब जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। हर जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, मतलब कहीं पे भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो जहां से ओरिजिन होता है उस ओरिजिन के साइड के यहां पे ही रेप्लिकॉन तैयार होता है। इज दैट क्लियर? एंड दैट रेप्लिकॉन इज रेफर्ड टू एज द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लंबा सा डीएनए है, तो यहां पे तुम्हारा ओरिजिन साइट है, तो यहां पे तुम्हारा रेप्लिकॉन फॉर्मेशन होगा। समझा? दिस इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। यहां पे भी तुम्हारा ओरिजिन साइट है, तो यहां पे तुम्हारा रेप्लिकॉन फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ओरिजिन साइट के यहां पे ही रेप्लिकॉन फॉर्मेशन होता है। रेप्लिकॉन मतलब क्या? इट इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, कि यहां पे रेप्लिकेशन होना चाहिए। समझा? ड्रॉप अ हार्ट। समझा है सबको? ड्रॉप अ हार्ट। अब एक और एक ट्विस्ट तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाइटिस बैक्टीरिया, टाइफॉइड के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, तो उनमें कितने रेप्लिकॉन्स होते हैं पता है? सिर्फ एक। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, नीट क्वेश्चन। प्रोकैरियोट्स हैव जस्ट वन रेप्लिकॉन, मतलब एक ही ओरिजिन है। इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको यह समझ में आया कि हमारे डीएनए के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ओरिजिन साइट होते हैं। इज दैट क्लियर? जितने रेप्लिकॉन्स उतने ओरिजिन साइट, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। रेप्लिकॉन जितने होंगे उतने ही ओरिजिन साइट होंगे, मतलब जितने ओरिजिन उतना ही रेप्लिकॉन। यही सेम 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 वापस में रिपीट कर रहा हूं। प्रोकैरियोट के अंदर एक ही रेप्लिकॉन है, मतलब उसके पास में एक ही ओरिजिन साइट होता है रेप्लिकेट करने के लिए, उधर से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। और यूकैरियोट्स के पास में बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ओरिजिन ऑफ साइट होते हैं। इज दैट क्लियर? से यो। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही रेप्लिकॉन होता है, एक ही ओरिजिन ऑफ साइट होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ साइट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बताना ही चाहूं तो सीएसटी जाने के लिए, सीएसटी इज द टर्मिनेशन पॉइंट, यस सीएसटी इज टर्मिनेशन पॉइंट। तो सीएसटी जाने के लिए ट्रेन तुम्हारी करजत से भी स्टार्ट कर सकती है, कसारा से भी स्टार्ट कर सकती है, तुम्हारा क्या क्या बोलते हैं, और कोई जगह रहेगा तो और कोई जगह से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल डोंबिवली से सीएसटी भी ट्रेन है। यस और नो? सो अलग अलग ओरिजिन पॉइंट्स है। यस और नो एवरीवन? सो ये अलग अलग ओरिजिन पॉइंट्स क्यों हैं? बिकॉज तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में ऐसा दिखाई दिया है कि उनके पास में अलग अलग ओरिजिन पॉइंट्स है। तो ये मैंने ये क्या बोलते हैं, एनालॉजी दिया मैंने कि ओरिजिन पॉइंट्स तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में जो ओरिजिन पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे रेप्लिकॉन्स बनते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक रेप्लिकॉन बनता है। डन? अंडरस्टूड यो? Now, one last point in this particular
स्टेप इन दिस पर्टिकुलर स्टेप 2 इसमें एक लास्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है कि देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लिएज. प्लीज राइट इट डाउन. एंडोन्यूक्लिएज इज एन एंजाइम. ओके, हर एक चीज जो ASE से एंड होता है उसका मतलब एंजाइम ही है वो. सो एंडोन्यूक्लिएज इज एन एंजाइम. इट इज गोइंग टू कट द DNA का स्ट्रैंड टेम्पररीली एट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. मतलब एग्जैक्टली मुझे बताना क्या है, ध्यान से सुनो. देखो, अगर ये तुम्हारा DNA है, थोड़ा गंदा बना, वापस से बनाता हूं, रुको जरा, ऐसे सीधा बनाता हूं. ये तुम्हारा DNA है. ओके, ये DNA. अगर ये इसका ओरिजिन साइट है, वेट अ मिनट, आई जस्ट वेट, या ये उसका ओरिजिन साइट है, ओरिजिन. तो अगर ओरिजिन साइट ये है तो उसको यहाँ पे कट तो लगाना पड़ेगा ना, ताकि वहां पे एंजाइम घुस सके, ताकि एंजाइम उधर वो रिएक्शंस करवा सके, हाँ या ना. ओरिजिन है तो वहां पे वो कट करके वो DNA को थोड़ा खोलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा. यस और नो? कि एंजाइम्स आराम से उधर घुस सके, एंजाइम्स वहां पे चीजें ऐड कर सके, एंजाइम वहां पे चीजें आराम से तोड़ ताड़ सके. तो ये करने के लिए वहां पे एक छोटा सा कट तो लगाना पड़ेगा. तो वो छोटा सा कट, जो टेम्पररी कट लगाया जा रहा है, वो किसके मदद से लगाया जाता है? एंजाइम कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लिएज. इट इज गोइंग टू निक द DNA. निक का मतलब क्या होता है? NICK. निक का मतलब क्या होता है? कट. इसलिए मैंने ब्रैकेट में कट लिखा हुआ है. ठीक है. निक इज अ वर्ड, इट इज अ हाई-फाई वर्ड बेसिकली. सो इसका निक का मतलब क्या होता है? निक का मतलब होता है कट लगाना. CUTS, कट्स. ठीक है, एक कट लगाता है वो ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड. एक स्ट्रैंड के ऊपर वो कट लगाता है, टेम्पररी कट लगाता है. और ये कट कहां पे लगाता है? वो कहां पे वो बॉन्ड को तोड़ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है. व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? कोई मुझे याद दिला सकता है? व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? कहां पे सुना था आप लोगों ने? एनीबॉडी? व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? एनी वन ऑफ यू? यस, वेरी गुड अमिया. न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं बच्चे लोग, वो कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए. तो जब तक मैं DNA को एक छोटे से निक नहीं देता, मैं एक छोटा सा कट नहीं देता, उसके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो तोड़ नहीं देता एंडोन्यूक्लियस की मदद से, तब तक मेरी रिएक्शन चालू नहीं हो सकती है. बिकॉज उधर से ही एंजाइम्स अंदर आएंगे, उधर से ही चीजें अंदर आएंगी, बाहर जाएंगी. तो दैट इज द वे इट शुड बी डन. इसलिए वहां पे एक कट लगाना जरूरी था. ठीक है. सो वापस से मैं ये चारों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो. मैंने कहा कि जो तुम्हारा DNA का रेप्लिकेशन है, उसके लिए एक स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ साइट भी होता है, जिसको हम लोग O साइट बोलते हैं, और टर्मिनेशन साइट भी, जिसको हम लोग T साइट बोलते हैं. मतलब ओरिजिन मतलब वहां से DNA रेप्लिकेशन एक्चुअल में स्टार्ट होने वाला है, T पॉइंट पे जाके वो एंड हो जाएगा रेप्लिकेशन. जो तुम्हारा DNA का रेप्लिकेशन है, उसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन. ये रेप्लिकॉन कितना होता है? जितना ओरिजिन ऑफ साइट है तुम्हारे DNA के ऊपर, उतना ही रेप्लिकॉन भी होगा. तुम्हारे प्रोकैरियोट के ऊपर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ साइट है, इसलिए एक ही रेप्लिकॉन होता है. और यूकैरियोट्स के ऊपर, यूकैरियोटिक DNA के ऊपर बहुत सारे रेप्लिकॉन टैंडमली अरेंज्ड रहते हैं. ये वर्ड नया है तुम लोगों के लिए, टैंडमली. टैंडम का मतलब क्या होता है? एक के पीछे एक. यस, टैंडम का मतलब क्या होता है? एक के पीछे एक. सो उसको हम लोग टैंडम बोलते हैं, टैंडम रिपीट्स बोलते हैं हम लोग उसको. बेसिकली पूरा वर्ड क्या है उसका नाम? टैंडम रिपीट्स. सो अगर टैंडमली एक के पीछे एक लगे रहेंगे तुम्हारे ओरिजिन साइट, तो हम लोग क्या बोलते हैं? टैंडमली इट इज अरेंज्ड. तो उतने हम लोग को रेप्लिकॉन भी टैंडमली मिलते जाएंगे. इज दैट क्लियर? मतलब अगर ये तुम्हारा DNA है तुम्हारे प्रोकैरियोट का, और ये उसका ओरिजिन साइट है, तो उसके पास में रेप्लिकॉन भी तो एक ही होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर ये तुम्हारा डीएनए है तुम्हारे प्रोकैरियोट का, उसके ऊपर एक ही तुम्हारा ओरिजिन साइट है, तो एक ही रेप्लिकॉन होगा. बट अगर इतना लंबा डीएनए है और उसके ऊपर 10 जगह पे तुम्हारा ओरिजिन ऑफ साइट है, टैंडमली रिपीटेड है, एक के पीछे एक लगा हुआ है, तो उतने रेप्लिकॉन्स भी तो बनेंगे. यस और नो? यस और नो? सो बेटा, आपका जो यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन जो है वो फास्ट भी तो हो जाएगा इसी वजह से.
क्योंकि इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, उधर भी काम, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, तो बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ग्राउंड फ्लोर से मैं स्टार्ट कर ही रहा हूं, बट ग्राउंड फ्लोर के टॉप फ्लोर के ऊपर भी कोई तो काम कर रहा है, ठीक है। अभी बिल्डिंग पूरी बन गई है, तो बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पे अपना अपना कर्मचारी काम कर रहा है, मतलब क्या है, हर एक जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से वहां पे काम कैसे फटाफट 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 होते जा रहा है। समझ में आया? सो इसीलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अगर कंपेयर करें, तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे तुम्हारे ओरिजिन ऑफ साइट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रेप्लिकॉन्स भी क्रिएट होते हैं, और ये रेप्लिकॉन, ये ओरिजिन ऑफ साइट जो है वो टैंडम रिपीट्स में होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। टैंडम का मतलब होता है एक के पीछे एक। अब जब भी कभी तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाना होता है, तो सबसे पहला एंजाइम आता है एंडोन्यूक्लियस, और वो तुम्हारे डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर, दोनों नहीं, एक स्ट्रैंड के ऊपर, देखो ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो उसमें से कोई एक स्ट्रैंड के ऊपर वो क्या लगाएगा, एक छोटा सा कट लगाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएगा। वो कट एग्जैक्टली क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जाके तोड़ता है, वो भी टेम्पररी तोड़ता है, जन्मों जन्मों के लिए तोड़ नहीं देता है, वो टेम्पररी तोड़ता है, और उसके बाद से हमारा पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कट भी कहाँ लगाता है मालूम है, एंडोन्यूक्लियस, ये कट लगाता है ओरिजिन साइट के यहाँ पे, मतलब ये पता कर सके ओके यहाँ से हमको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। इज दैट क्लियर? Clear everyone? Drop a heart. Immediately drop a heart if you've understood this, every details, whatever I have spoken so far. Yes. Now, listen to me. ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, मतलब हमारे पास में एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है, मेरे पास में ओरिजिन साइट अवेलेबल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर का डीएनए के ऊपर, यस, वो मेरे ओरिजिन साइट अवेलेबल है, मेरे पास में टर्मिनेशन साइट टी साइट भी अवेलेबल है, मेरे पास में रेप्लिकॉन अवेलेबल है, मेरे पास में एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाकर एक स्ट्रैंड को तैयार रखा हुआ है कि चलो अभी हमको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। मतलब पास्ता बनाने के पहले वाली जो पूरी सामग्री है, जो पूरी प्रोसेस है, वो हमने करके रखी हुई है। अब हमको क्या करना है, हमको स्टेप नंबर 3 पे जाना है। What is step number 3? Step number 3 is unwinding of DNA molecule. बेटा कभी भी डीएनए अनवाइंड नहीं होगा तो वहां पे रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। डीएनए जो है वो एक हेलिकल फॉर्मेट में अरेंज्ड है। हेलिकल का मतलब क्या होता है, स्पाइरल 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 अरेंजमेंट है उसकी। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज डीएनए हेलिकल अरेंजमेंट। यस, तो ये स्पाइरल अरेंजमेंट की वजह से वहां पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमको तोड़ना पड़ेगा। किसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा? नाइट्रोजन बेसिस के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये कौन करता है बच्चे लोग? Who does that function? Yes, helicase does that function. Helicase is going to break all the hydrogen bonds in the DNA, which is present in between the two nitrogen bases. Understood everyone? ठीक है, यहाँ पे आप लोग जीआईएफ भी देख सकते हो कैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को तड़ातड़ तोड़ते जा रहा है हेलिकेस, इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है। जैसे जैसे वो तोड़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, खुलते जाएगा। वो हेलिकल नहीं रहेगा, वो अभी वो पैरेलल पैरेलल चलते जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, समझ पा रहे हो? ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब यहाँ पे करने वाला हूँ, डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि डीएनए हेलिकेस के बीच का जो, सॉरी, डीएनए हेलिकेस जो एंजाइम है वो तुम्हारे जो स्पाइरली शेप्ड अरेंज्ड जो डीएनए है उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते जाएगा। इन बिटवीन व्हाट? इन बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारा डीएनए हेलिकेस नाम का एंजाइम तोड़ते जाएगा, वो डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होगा। अनवाइंड का मतलब समझते हो? अनवाइंड, अनकॉइल, अनवाइंड का मतलब क्या? अनकॉइल हो जाएगा, और अनकॉइल होने के साथ साथ वो सेपरेट भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
सो डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा। किधर थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उनको किसने तोड़ा, डीएनए हेलिकेज ने तोड़ा। वो तोड़ने के वजह से तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड हो गया और साथ ही साथ में वो दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट भी हो गए। अब ये जो अनवाइंडिंग है ये बाय डायरेक्शनल होता है। ये कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन से होता है, दोनों डायरेक्शन। मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी जाएगा। दोनों डायरेक्शन से क्या करेगा वो डीएनए हेलिकेज, अपने डीएनए को खोलने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर? अब बेटा जो सेपरेशन हो रहा है तुम्हारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स का, उसके वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क मतलब क्या, काटा चमचा, पता है ना हम लोग सबको, काटा चमचा, यस फोर्क, जिस फोर्क से हम लोग मैगी नूडल्स वगैरह सब खाते हैं, दैट इज फोर्क। सो ये फोर्क क्या है, यहाँ पे ऐसे वाई शेप का स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड एज फोर्क नाउ। ठीक है, दिस इज अ फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क जिसका नाम दिया गया है। सो ये रेप्लिकेशन फोर्क किसकी वजह से क्रिएट हो गया है, डीएनए हेलिकेज के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से ये रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट हो गया है। अब जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बचपन में क्ले से कुछ खेला हुआ है, क्ले की मदद से आपने कुछ छोटी छोटी मूर्तियां बनाई रहेंगी या फिर छोटे छोटे बर्तन बनाए रहेंगे, ऐसा कुछ किया रहेगा ना आप लोगों ने, एक्टिविटी वगैरह रहेगी आपके स्कूल्स वूल्स में वगैरह। सो आपने छोटे छोटी छोटी चीजें डॉल्स बनाया रहेगा, या क्ले की गणपति बनाने को बोला रहेगा आप लोगों को, या ऐसा कोई आइडल बनाने को बोला रहेगा आप लोगों को। सो बेसिकली आपने जब वो आइडल बनाया था तो आपको ना उस क्ले के साथ में एक छोटा सा मोल्ड भी मिलता है। यस, एक क्ले का मोल्ड भी मिलता है जिसमें आप क्ले को स्टफ कर करके उसको एक प्रॉपर शेप में हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे हमारा जो केक रहते हैं या हमारे जो चॉकलेट्स रहते हैं, वो चॉकलेट्स और केक के लिए भी मोल्ड्स अवेलेबल रहते हैं। सो मोल्ड्स के अंदर हम लोग अच्छे से वो चॉकलेट बना सकते हैं, केक अच्छे से बना सकते हैं। विच मीन्स व्हाट, कि जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट वो तुम्हारे एक मोल्ड की तरह एक्ट करने वाला है। मोल्ड मतलब क्या भाई साहब, इसके ऊपर डीएनए बनाना है। ठीक है, मतलब मेरे पास में जो ओरिजिनल डीएनए था, ऐसा ओरिजिनल डीएनए जो मेरे पास में था, उस ओरिजिनल डीएनए को मैंने क्या किया, हेलिकेज की मदद से खोल दिया। अब हेलिकेज की मदद से जैसे मैंने खोल दिया तो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बना जिसका नाम क्या था, रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये भी एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये भी एक स्ट्रैंड है डीएनए का। अब ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड को मैं क्या नाम दूंगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। व्हाट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर नया डीएनए सिंथेसाइज होने वाला है। राइट इट डाउन, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज गोइंग टू सिंथेसाइज द न्यू डीएनए। The synthesis of new DNA happens on template strand. Is that clear everyone? स्ट्रैंड वही थे, बट अभी मैंने उसको नाम क्या दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। काय को नाम दिया मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिकॉज उसके ऊपर वो सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब वो सिर्फ नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड नहीं रहा अभी, अभी उसके ऊपर नया डीएनए बनने वाला है। तो नया डीएनए बनने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आया, सबको चमका, चमक चमक के चमक गया बच्चों लोग, यस और नो? Please reply. If you have not understood, let me know. I'm going to explain this once again. If you have understood this, reply yes or no in the chat box. Come on. So मैंने क्या बोला, आशु बोल रहा है नहीं समझा, नो। क्या नहीं समझा आपको आशु? Once again, I'm repeating this one last time. Please listen to me very carefully. मैंने अब तक यही कहा कि स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या बता रहे हैं, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल में होता क्या है कि डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और उन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, हेलिकेज करेगा। वंस द हेलिकेज ब्रेक्स दैट नाइट्रोजन बॉन्ड्स, तुम्हारा डीएनए के दो स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे,
सेपरेट हो जाएंगे। जैसे वो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, वो दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या लेबल करने वाले हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। काय को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे? बिकॉज उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही क्या बनने वाला है? नया डीएनए। समझा? ड्रॉप हार्ट। I know this topic is really very heavy to understand in the first place, but I'm trying my level best to make it very easy. Please listen to me. एक एक वर्ड अगर आप लोगों ने समझा रहेगा, अगर आपको समझ में आया रहेगा, आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ में सीखा रहेगा, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। Is that clear everyone? चलो, इसी के साथ में मैंने क्या डिस्कशन किया? मैंने बहुत सारा डिस्कशन करवाया यहाँ पे। मैंने बोला कि there is something called as DNA. DNA is getting separated. Separated strands को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर क्या बनने वाला है? नया डीएनए बनने वाला है। अब तक हमने सिर्फ यही डिस्कस किया। नेक्स्ट मैंने एक लास्ट पॉइंट डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो, ये डीएनए था, ये डीएनए था, डीएनए सेपरेट होते जा रहा है। देखो ये डीएनए सेपरेट होते जा रहा है, ऐसे वाई शेप का फोर्क बन रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है। सो बेटा अगर ये तुम्हारा डीएनए सेपरेट हो रहा है, तो ये वापस से कॉइलिंग भी तो कर सकता है। यस और नो? जो डीएनए सेपरेट हो गया है, वो डीएनए वापस से तो कॉइल हो सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रबर बैंड को खींचा 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 खींचा, बहुत देर तक खींचा, और खींचने के बाद में जैसे मैंने छोड़ा, तो जैसे मैंने छोड़ने के बाद वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। Which means what? कि डीएनए की नेचुरल टेंडेंसी है कि मुझे सिंगल सिंगल नहीं रहना है, मुझे डबल स्ट्रैंडेड रहना है। तो ये तुम्हारा जो स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है। तो जब दो सिंगल स्ट्रैंड आजू बाजू में रहेंगे, तो वो बहुत देर तक सिंगल नहीं रहेंगे, वो फटाफट डबल बनने की कोशिश करेंगे, डबल स्ट्रैंड बनने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? जैसे जैसे तुम लोगों को पता है कि मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स, वो मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक मैग्नेट का साउथ पोल होता है। मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल, अनलाइक पोल जो होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। विच मींस व्हाट? कि अगर मैग्नेट को मैंने बहुत दूर रखा तो वो शायद अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट अगर उसको मैंने पास पास में रखा हुआ है तो वो फटाफट अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे को चिपक जाएंगे। यस और नो? द सेम वे इट हैपेंस इन केस ऑफ डीएनए, कि डीएनए को मैंने कोसों दूर रखा हुआ नहीं, वो एक ही सेल के अंदर है। तो अगर वो एक ही सेल के एक ही छोटे से न्यूक्लियस में है, तो फटाफट से वापस से वो जुड़ के वापस से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो बन सकता है ना। मतलब हम लोग यही करते बैठे कि सेपरेट करे वापस से वो जुड़ जाए, सेपरेट करे वापस से वो जुड़ जाए, सेपरेट करे वापस से वो जुड़ जाए, ये कॉन्स्टेंटली करते रहे। यस, क्या हम लोग ये कॉन्स्टेंटली करते रहे? ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई कि डीएनए को जितने बार सेपरेट कर रहे उतने बार वो चिपक रहा है, जितने बार सेपरेट कर रहे उतने बार वापस से वो चिपक के डबल बन रहा है। तो अभी उस कंफ्यूजन को, अभी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है एसएसबीपी। एसएसबीपी का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। आपको डायग्राम में यहाँ पे कुछ पर्पल कलर के ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स, these are called as single strand binding protein. These purple molecules और this purple color के जो balls आपको दिखाई दे रहे हैं, this is called as single strand binding protein. Understood everyone? Yes. So what is the function of single strand binding protein? ये डीएनए को कभी भी वापस से कॉइल होने नहीं देगा, ये दूसरे साइड में खींच के रखेगा तुम्हारे डीएनए को, ये वापस से कॉइल होने में मदद नहीं करेगा। जब तक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वहां पे चिपके हुए रहेंगे, तुम्हारा डीएनए वापस से ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज वहां पे कौन से प्रोटीन चिपक गए डीएनए के स्ट्रैंड को? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब हो क्या रहा है? हेलिकेस धड़ाधड़ धड़ाधड़ तुम्हारे डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते जा रहा है, अनवाइंड कर रहा है डीएनए को, और जैसे ही वो अनवाइंड हो जाएगा, उस अनवाइंडेड डीएनए के ऊपर क्या चिपक जाएंगे? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों चिपक जाएंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन? ताकि डीएनए वापस से कॉइल हो ना जाए, इसलिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ड्रॉप अ हार्ट। ठीक है,
One last time, I'm explaining everything once again, repeatedly. Please listen to me very carefully. जितना भी आपको समझ में आया है उसमें एनहांसमेंट होगा, ध्यान से सुनो. वापस एक बार बता रहा हूं मैंने कहा कि स्टेप नंबर 3 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. मतलब जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था उस डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्जन कर रहे हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर वो सिंगल स्ट्रैंड का बनेगा ऐसे, तो हर एक स्ट्रैंड के ऊपर नया डीएनए सिंथेसाइज हो पाएगा. ये नया डीएनए इसके ऊपर सिंथेसाइज हो पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बना रहे हैं. अब उसके सिंगल स्ट्रैंड बनाने के चक्कर में कौन सा एंजाइम काम करता है? हेलिकेज नाम का एंजाइम काम करता है. हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है. किधर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स? हमारे डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए हेलिकेज. जैसे डीएनए के हेलिकेज ने ये काम कर लिया, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अनवाइंड हो गए और सेपरेट हो गए. अब अनवाइंडिंग जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है. ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट करके क्या बनाएंगे? एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है रेप्लिकेशन फोर्क. ये रेप्लिकेशन फोर्क बनाने के बाद में जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड. काय को? बिकॉज दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड इज गोइंग टू सर्व एज अ व्हाट यू कैन से एज अ रीजन जहां पे तुम्हारा नया डीएनए सिंथेसाइज हो सकता है. अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बने हुए हैं उसके ऊपर कौन जाके चिपकेगा? एसएसबीपी जाके चिपकेगा. व्हाट इज एसएसबीपी? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. ये क्यों चिपकना चाहिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड को जाके? क्योंकि वापस से अनकॉइलिंग जो हो गया था, वो अनकॉइलिंग जो हो गया था वापस से वो कॉइल ना हो जाए, इसीलिए वो एसएसबीपी प्रोटीन वहां पे जाके उस डीएनए को वापस से कॉइल होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा फ्रॉम रिकॉइलिंग. इज दैट क्लियर? वन लाइक्स ऑन द स्क्रीन प्लीज एवरीवन. जिसको जिसको समझा, वन लाइक ऑन द स्क्रीन. थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप. स्टूडेंट्स, एक एक चीज को मैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार रिपीट कर रहा हूं. अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग मुझे पूछ सकते हो. डोंट जस्ट प्ले अ भेड़ चाल की हाँ ये भी मुझे बोल रहा है कि ये इनको समझ में आएगा तो मुझे भी समझ में आ गया, ऐसे मत चलो. नहीं समझ में आया, आस्क मी देन एंड देयर इटसेल्फ. ओके, चलो. द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड एज रेप्लिकेटिंग फोर्क. ठीक है, फोर्थ स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? रेप्लिकेटिंग फोर्क. रेप्लिकेटिंग फोर्क मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या रेप्लिकेटिंग फोर्क होता है. जैसे जैसे हेलिकेज तोड़ते जाएगा, जैसे जैसे हेलिकेज तोड़ते जाएगा, तुम्हारा रेप्लिकेटिंग फोर्क बड़ा 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 होते जाएगा और वो कैसे दिखते जाएगा? वाई शेप्ड फोर्क दिखते जाएगा. उस वाई शेप फोर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेटिंग फोर्क. और अब मैं एक सिंपल सा एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं. आप लोगों ने किया है नहीं किया है आई डोंट नो, बट आई वांट टू से दिस वन सिंपल थिंग. हमने बचपन में ऐसे कुछ कुछ कांड किए हुए हैं, इसलिए हम लोग को ये रिलेट भी होता है, ये सारे एग्जांपल्स जब हमारे टीचर्स हमको बताते थे. ये डीएनए का स्ट्रैंड है और लेट्स से फॉर एग्जांपल एक धागा है तुम्हारे पास में. ओके, एक धागा है. उस धागे को तुमने, दो धागे हैं तुम्हारे पास में, सिर्फ एक नहीं सिर्फ दो धागे हैं, और वो धागे को तुमने क्या किया? ऐसे कॉइल 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 कर दिया. ठीक है. अब एक हाथ से तुमने इधर पकड़ा, एक हाथ से तुमने इस धागे को इधर पकड़ा और इसको तुम क्या करते गए? अनकॉइल करते गए. इस डायरेक्शन में अनकॉइल करते गए, इस डायरेक्शन में अनकॉइल करते गए. जब इस डायरेक्शन में आप अनकॉइल करते जाते हो तो यहां पे कॉइलिंग बढ़ता है या कम होता है? बता दो. इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बता दो. इट इंक्रीजेस, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज. तो क्या हमको ऐसा चाहिए क्या कि डीएनए को कॉइल अनकॉइल करते जाओ और उधर का डीएनए कॉइल 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 होते जाएगा? हमको चाहिए ऐसा मजा मजा चाहिए हमको कि डीएनए को इधर से हम अनकॉइल करेंगे, उधर से हम लोग सुपर कॉइल करेंगे, इधर से हम लोग अनकॉइल करेंगे, उधर उधर सुपर कॉइल. ऐसा चाहिए हमको? एब्सोल्युटली नहीं चाहिए. नहीं तो इतना सुपर कॉइल होते जाएगा ये डीएनए कि एक पॉइंट पे वो डीएनए तड़ातड़ टूट जाएगा. डीएनए अपने आप से टूट जाएगा. एंड वी डोंट वांट दिस लॉस. We don't want this loss. Once again I'm repeating the same statement. मेरे पास में दो धागे थे और उन दो धागे को मैंने क्या किया? एक के ऊपर एक ऐसा लपेटा मारा, ऐसा मैंने कॉइलिंग किया उसके ऊपर, और इस धागे के इस एंड को मैंने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे धागे के दूसरे एंड को मैंने इस हाथ में पकड़ा. लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में मैंने धागे के एंड्स को पकड़ा और यहां से मैं अनकॉइल करते गया.
जैसे जैसे मैं अनकॉइल कर रहा हूं, यहाँ पे एक स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, इंपोजेस स्ट्रेन, अनवाइंडिंग इंपोजेस स्ट्रेन लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने अनवाइंडिंग इंपोजेस स्ट्रेन। तो वो स्ट्रेन को रिलैक्स करना भी जरूरी है। अगर स्ट्रेन रिलैक्स नहीं होगा तो डीएनए ब्रेक हो जाएगा। तो वो डीएनए के स्ट्रेन को रिलैक्स करने के लिए हमारे पास में क्या है, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। समझा? समझा है सबको? हाँ या ना, बताओ। जिसको जिसने 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 ये एक्सपेरिमेंट या जिसने जिसने ये चीज करके नहीं देखी है, वो लोग आज ही घर पे वो चीज करेंगे। क्या करोगे पता है? आप लोगों को क्या बोलते हैं, एक दो धागे लेने हैं, उन दो धागों को एक दूसरे के ऊपर कॉइल करना है। ठीक है, एक एक जगह पे आपको उस पहले धागे को बांधना है और उसको कॉइल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, दोनों धागों को कॉइल करते जाओ। जैसे आप एक एंड पे पहुंचोगे, आपको क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड में उस धागे का एंड पकड़ना है, दूसरे दूसरे धागे का एंड राइट हैंड में पकड़ना है। और आपको ना दोनों धागों को ना ऐसे जोर से सेपरेट करने की कोशिश करनी है, हेलिकेस अनकॉइल करने की कोशिश करनी है, हेलिकेस की तरह काम करना है। तो जैसे आप अनकॉइल करोगे, जिस डायरेक्शन में अनकॉइल होते जाएगा, तो उसके दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सुपर कॉइलिंग होते जाएगा और एक जोरदार स्ट्रेन क्रिएट होगा, जिससे वो धागा टूट भी सकता है। अगर वो नाजुक धागा रहेगा तो ऑब्वियसली वो टूट सकता है। हमारा डीएनए क्या इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो टूट जाएगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स में बिखर जाएगा। इसीलिए उस डीएनए के साथ में ऐसी नाइंसाफी ना हो, इसलिए वहां पे कौन सा एंजाइम रहता है डीएनए को रिलैक्स करने के लिए, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? यो एवरीवन, यो एवरीवन। सुशील समझा कि नहीं समझा? नो बोल रहे हो कि यो बोल रहे हो? समझ नहीं रहा है। नहीं समझा सुशील? NaHI। ओके, मैं वापस से एक बार ये चीज को रिपीट कर रहा हूं। आई कैन अंडरस्टैंड ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने क्या बोला? ये दरवाजा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दरवाजा है। ओके, ये दरवाजे के ऊपर की कड़ी है, हैंडल है, हैंडल। इस हैंडल को मैंने दो धागे बांधे, ये एक धागा है, ये एक धागा है। इतना समझा? हाँ या ना? यस, समझा। अब उन दो धागों को मैं क्या करता हूं, एक दूसरे के ऊपर लपेटना स्टार्ट करता हूं, ऐसे। ये दो धागे हैं, इनको मैंने क्या किया, मैं दूसरा कलर लेता हूं, इससे समझ में आ जाएगा, वेट अ मिनट। इन दो धागों को मैंने क्या किया, लपेटना स्टार्ट किया। ये एक धागा है, उसके ऊपर मैंने दूसरा धागा ऐसे लपेटना स्टार्ट किया, कॉइल 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 कॉइल। अब दो धागों के एंड मेरे पास में है, धागा नंबर A एंड B। ऐसे दो एंड्स है हमारे पास में दो धागों के। हाँ या ना सुशील? यस। अब मैं क्या करूंगा, ए वाले को इस डायरेक्शन में पुल करूंगा और बी वाले को इस डायरेक्शन में पुल करूंगा। किया पुल? यस, यस किया। अब जब मैं पुल करता हूं तो इधर वाला धागा अनकॉइल होते जाएगा, हाँ या ना? लॉजिक, इधर वाला धागा अनकॉइल होते जाएगा। बट जैसे ये अनकॉइल होते जाएगा, उसके आगे वाला धागा जो है वो सुपर कॉइल होगा। उसके आगे वाला हिस्सा सुपर कॉइल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना सुशील? सुशील, होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ, अब इधर से ही नहीं समझा ना, तो वही प्रॉब्लम है। ये करके देखो, ये करके देखो, मैंने एक्सपेरिमेंट बोला है वो करके देखो, नहीं करके देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा।
ये बचपन में खेलना चाहिए आप लोगों ने, ये सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें, खुराफाती चीजें करनी चाहिए, तब तुमको समझ में आएगा ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा अगर यहां से ये वाला धागा आप खींचोगे, ए वाला, और बी वाला धागा इस डायरेक्शन में खींचोगे, तो यहाँ पे अनकॉइलिंग तो होते जाएगा, ये दूर दूर तो चला जाएगा, बट यहाँ पे डबल ऐसे ऐसे लपेटते जाएगा ना वो धागा, ऐसे ऐसे, सुपर कॉइल सुपर कॉइल सुपर कॉइल सुपर कॉइल, आया ना? आगे वाला इससे सुपर कॉइल तो होते जाएगा कि नहीं? वही तो बता रहा हूं मैं सुशील। तो ये सुपर कॉइलिंग के बाद में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा ये धागे के ऊपर कि एक पॉइंट में वो धागा कट करके टूट जाएगा, हाँ या ना? तो अब ये धागे को रिप्लेस करो हमारे डीएनए के साथ में, डीएनए के साथ में भी तो यही हो रहा है। हेलिकेज क्या कर रहा है, उसको अनकॉइल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, बट ये अनकॉइलिंग के चक्कर में जो आगे वाला जो डीएनए है, आगे वाला जो डीएनए है वो तो सुपर कॉइल होते जा रहा है, हाँ या ना? सेम धागे की तरह, समझा? तो जैसे धागा टूटा वैसे डीएनए भी टूटेगा, हाँ या ना? सो अगर डीएनए टूटेगा तो हमको चलेगा क्या कि डीएनए टूट गया, वेरी गुड, डीएनए जैसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल टूट गया, वेरी गुड, मस्त, मजा आया। चलेगा डीएनए मॉलिक्यूल टूटेगा तो? नहीं। धागा टूटेगा चलेगा, पर डीएनए मॉलिक्यूल टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए यहां का जो सुपर कॉइलिंग हो रहा है डीएनए के अंदर, ये वाला जो सुपर कॉइलिंग हो रहा है, उस सुपर हेलिक्स को रिलैक्स करने वाला एंजाइम हमारे पास में होता है, और उसका नाम है सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। जिसको जिसको समझा, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकते हैं, ईज लेवल में मैं नहीं समझा सकता हूं, आई कैन नॉट, लिटरली आई कैन नॉट, बिकॉज दिस इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया जो मैंने आपको बोला, एक ये साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट जो मैं बोल सकता हूँ, वो आप लोग घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हैंडल पे एक दो धागे बांधो एक सिरे के ऊपर, उसका एक एंड जो है वो धागे का हैंडल के ऊपर बांधो, और उसको कॉइल करो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर, और दोनों धागों को पुल आउट करो। जब पुल आउट करोगे तब वो एक टाइम के बाद में एक इतना सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, एक एंड जो हैंडल की जगह पे जो तुम्हारा धागा है उसमें इतना सुपर कॉइलिंग हो जाएगा कि वो धागा उधर से टूट जाएगा। तो वो धागा उधर से टूटना नहीं चाहिए, मतलब वो डीएनए है ऐसे इमेजिन करो, तो वो धागा वहां से क्यों टूटना नहीं चाहिए? बिकॉज डीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके जो सुपर कॉइलिंग हो रहा है उसको हमको क्या करना है, रिलैक्स करना है, नहीं तो डीएनए भी टूट जाएगा धागे की तरह। उसको रिलैक्स करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। आई बिलीव अब तो सबको समझा ही होगा। ओके, सुशीली सिंह सर, अब सर अभी समझा, ओके फाइन, वेरी गुड। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट नहीं है ना? हम लोग अभी भी फोर्थ स्टेप पे, और 3 स्टेप्स बाकी है। चलो आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है, स्टेप नंबर 2 क्लियर है, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 भी क्लियर है। अभी मूव करते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर। स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड? कि जो तुम्हारा डीएनए है उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनने वाला है। ठीक है, ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पे, डायग्राम में ही देखो, डायग्राम में ही देखो। हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने एंजाइम के हेलिकेज एंजाइम है, और उस एंजाइम की मदद से उसने डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करता गया। अब उस सेपरेटेड स्ट्रैंड के ऊपर क्या बनना है हम लोगों को, ये पर्पल देखो यहाँ पे हेलिकेज आएगा। अभी हेलिकेज आया, हेलिकेज ने सेपरेट किया 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 किया, प्राइमेज ने प्राइमर लगाया, डीएनए पॉलीमरेज प्राइमेज के जगह पे आया, प्राइमर जगह पे आया, और उसको एक्सटेंड करते गया। जितना हेलिकेज एक्सटेंड कर रहा है उतना तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज भी आगे बढ़ रहा है और नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है। सबको समझ में आया? मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये ब्रीफिंग, मैंने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रीफिंग दे रहा हूं मैं। इज दैट क्लियर? चुन्नू मुन्नूज, इज दैट क्लियर? कि हेलिकेज तोड़ते जाएगा, जितना डीएनए अवेलेबल रहेगा उतना डीएनए के ऊपर क्या होगा, नया डीएनए सिंथेसिस होते जाएगा। अंडरस्टूड?
ना एक एक पॉइंट को क्लियरली समझते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड में सबसे पहला पॉइंट है सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रैंड है, ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रैंड है, ये दोनों क्या है? ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है। व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड? टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? मोल्ड। व्हाट इज मोल्ड? मोल्ड का मतलब होता है वो ऐसा एक चीज है जिसके ऊपर हमारा नया डीएनए बनने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये भी नया मोल्ड है, ये भी एक मोल्ड है, ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक टेम्पलेट है। ब्लैक ब्लैक जो बना रहा हूं मैं वो टेम्पलेट है। अंडरस्टूड? और उस टेम्पलेट के ऊपर क्या बनने वाला है? उस टेम्पलेट के ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनने वाला है। इज दैट क्लियर? न्यू स्ट्रैंड इज गोइंग टू फॉर्म। यस और नो? ठीक है, यस और नो? ओके। ना लिसन टू मी, यहां पे मैंने पॉइंट क्या लिखा है? सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। मैंने क्या बोला? सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। समझा सबको? कि सेपरेटेड स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा ताकि उस पे नया स्ट्रैंड बन सके। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? ओके, सुशील बोल रहा है उसके ऑपोजिट। बेटा उसके ऑपोजिट नहीं बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा रहेगा ना कि आ, 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 जो तुम्हारा परोठा रहता है, परोठा, ओके, जो तुम परोठा खाते हो, तो आलू आलू पराठा जब आप लोग खाते हो, तो आलू पराठे के साथ में आपको दही दिया जाता है। आप आलू पराठा सिर्फ खाली आलू पराठा नहीं खा सकते हो। खा सकते हो ना? खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? सिर्फ आलू पराठा दिया आपको परोस को तो आलू पराठा आप खा ही सकते हो, बट उसके साथ दही क्यों देते हैं? वो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? उसको उसके साथ में जाने वाला, उसके साथ में जाने वाला। समझ में आया? ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर था ए, टी, जी, सी। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होना चाहिए? बता दो जरा, चैट बॉक्स बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में? न्यूक्लियोटाइड्स का नाम या तुम्हारे नाइट्रोजन बेसिस का नाम? यस, वेरी गुड। ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? टी। टी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ए। जी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? सी। और सी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? जी। समझा? तो ये हो गया तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड। समझा? सबको समझा? अब लेट्स से फॉर एग्जांपल नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड में है जी, ओके, ए, सी, सी एंड टी। तो क्या होगा यहाँ पे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर? क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर? वेरी गुड अमिया। सी टी ए, सॉरी, सी टी जी जी ए। क्या होगा? सी टी जी जी एंड ए। अंडरस्टूड? तो हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री। समझा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब?
कि उसके साथ में जो जाता है चीज, ए के साथ में जो जाता है टी जाता है, टी के साथ में क्या जाता है ए जाता है, जी के साथ में क्या जाता है सी जाता है, सी के साथ में क्या जाता है जी जाता है। ये हमको पता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। समझ में आया? ऐसा अटपटा नहीं लगना चाहिए, ए के साथ में जी चला गया, टी के साथ में सी चला गया, ऐसा अटपटा नहीं लगना चाहिए। तो अटपटा कब लगेगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको परोठे के साथ में शेजवान सॉस दूंगा तो, यस, अगर मैं शेजवान सॉस के साथ में आपको कढ़ी चावल दूंगा तो, है ना, अटपटा लग रहा है ना? या आपको सांबार के साथ में आपको मैं पास्ता सर्व कर रहा हूं तो अटपटा लग रहा है? लग रहा है अटपटा, है ना? सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? वो अटपटा नहीं लग रहा है, इट इज लुकिंग परफेक्ट। सो वन इज कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नहीं बोलते कि किसी किसी की शादी में हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि द कपल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, द कपल इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ऐसा लग रहा है। अब समझा एक दूसरे के लिए बने होना मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अब समझा चमका दिमाग में? यस और नो? ऑपोजिट नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े क्या, मतलब क्या जंग वंग लड़ रहे हैं क्या वो कपल? यस, जिनकी शादी हो रही है वो जंग वंग थोड़ी लड़ते हैं कि लाइक हाँ हम लड़की वालों की तरफ से, तुम लड़कों के वालों की तरफ से हो, हम जंग लड़ने आए हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे रिश्ता बन रहा है, कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे। यस और नो? समझा अभी चमका? ऑपोजिट का मतलब क्या कि वो एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऐसा नहीं है वो। समझा? सबको समझा? ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेपरेटेड स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, जिसपे नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा। बट सिंथेसिस के लिए हमको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा वहां पे? ये पिंक कलर का क्या है बच्चों लोग? क्या आया है ये? व्हाट इज दिस? कम ऑन एवरीवन। यस, आरएनए प्राइमेज वहां पे आना पड़ेगा ताकि वहां पे आरएनए प्राइमर आ सके। बिकॉज हम सबको पता है जब तक आरएनए प्राइमर नहीं आएगा तब तक वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आके अपना काम शुरू नहीं कर सकता है। यस और नो? मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अपने आप से तो शुरू नहीं होगा सब कुछ, मैजिक मैजिक नहीं है ये। सो आरएनए प्राइमेज वहां पे आएगा, आरएनए प्राइमर वहां पे बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लग जाएगा और यहां से तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा और यहां से तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। इज दैट क्लियर? ड्रॉप हार्ट, ड्रॉप हार्ट, ड्रॉप हार्ट, ड्रॉप हार्ट, ड्रॉप हार्ट, एवरीवन। So RNA primer gets associated with the 3' end of the template strand and attracts complementary nucleotides. The nucleotides on the template binds with the complementary nucleotides by hydrogen bonds. अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ना कि एडेनिन के सामने क्या खड़ा रहेगा? थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के बीच में कौन से बॉन्ड आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गोनिन के सामने क्या खड़ा रहेगा? साइटोसिन। साइटोसिन और गोनिन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझा? समझा? मतलब एडेनिन गोनिन के बीच में, सॉरी एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गोनिन साइटोसिन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डन? डन डनाडन डन। समझ में आया? सिंपल है। वही चीज को मैं अच्छे से बोलते हैं ना एकदम मसाला लगा के समझा रहा हूँ। जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी रूखा सूखा समझाया हुआ था, अब मैं उसको मसाला डाल के समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है? द न्यूली बाउंड न्यूक्लियोटाइड्स गेट अटैच्ड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बेटा यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे गोनिन था, यहाँ पे थाइमीन था, यहाँ पे साइटोसिन था। लेट्स से ऐसा कुछ तो था। तो इसके सामने क्या आएगा? थाइमीन आएगा। इसके सामने क्या आएगा? साइटोसिन आएगा। इसके सामने क्या आएगा? एडेनिन आएगा। इसके सामने क्या आएगा? गोनिन आएगा। ये तो हमको पता है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड।
इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। यस। टीए के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। सीजे के बीच में क्या आएगा बच्चों लोग? ट्रिपल बॉन्ड। बट ये थाइमिन और साइटोसिन भी तो एक दूसरे के साथ में जुड़ने चाहिए। ये साइटोसिन और एडेनिन भी तो एक दूसरे के साथ में जुड़ने चाहिए। एडेनिन और गुआनिन भी तो एक दूसरे के साथ में जुड़ने चाहिए, हाँ या ना? बाजू बाजू वाले के साथ में तो बॉन्ड बनना चाहिए, ऐसे हवा में थोड़ी लटकता है डीएनए। तो वो कौन से बॉन्ड पैदा करेगा एक दूसरे में? थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये सारे लोग। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ना, मतलब इसके बीच में नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बोल रहा हूं मैं। ये तो नाइट्रोजन बेस थे, ये तो नाइट्रोजन बेस थे। बट तुम्हारा जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड देखो, वापस से मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे वाली स्लाइड। वापस से मैं आपको पीछे वाली स्लाइड दिखाता हूं, वेट अ मिनट। देखो, ये तो नाइट्रोजन बेस है, ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है। तो नाइट्रोजन बेस और तुम्हारे दूसरे नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस के बीच में एक बॉन्ड आ रहा है। यस, दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच में एक बॉन्ड आ रहा है। देखो ये नाइट्रोजन बेस है, तो इधर मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पे एडेनिन लिखा है, एडेनिन। तो इसके सामने क्या आना चाहिए? गुआनिन। ठीक है, वैसे ही नीचे भी तो होगा थाइमिन कुछ तो भी, चलो। तो ये दोनों के बीच में भी तो बॉन्ड होना चाहिए, समझा? सिर्फ ये जुड़ के थोड़ी चलेगा, वर्टिकल जुड़ के थोड़ी चलेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल जुड़ के थोड़ी चलेगा, वर्टिकली भी तो जुड़ना चाहिए। यस और नो? देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनके बीच में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नाइट्रोजन बेस के यहाँ पे देखो, ये वाला, ये तुम्हारा एडेनिन था, ये तुम्हारा गुआनिन है, ये तुम्हारा साइटोसिन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल थाइमिन है। ठीक है, सो इनके और इनके सामने वाले स्ट्रैंड के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो आ रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो आ रहे हैं। बट इनके बीच में भी तो बॉन्ड है, यस और नो? इन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो तुम्हारा नया डीएनए बन रहा है उसके बीच में तो बॉन्ड होना चाहिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। यस और नो? ड्रॉप आउट जिसको जिसको समझा। यस, ओके, नाउ लिसन। तो मैंने क्या क्या बोला? सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड। सिंथेसिस बिगिंस विद आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर देखो लग गया, जैसे आरएनए प्राइमर लग गया, उसके आगे क्या लगने वाला है? तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज लगने वाला है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए प्राइमर जो रहता है वो हमेशा कौन से एंड पे लगता है? 3' एंड पे लगता है। देखो बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट है ये। आरएनए प्राइमर कहां पे लगता है हमेशा बच्चे लोग? इट ऑलवेज गेट अटैच्ड टू द 3' एंड। देखो ये 3' एंड था, इधर 5' एंड है बच्चे लोग। तो आरएनए प्राइमर किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, इधर, इस एंड पे, बिकॉज दिस इज 3' एंड ऑफ दिस डीएनए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मतलब इसका आरएनए प्राइमर इधर लगेगा, इसका आरएनए प्राइमर इधर लगेगा, इधर, जिधर जिधर वो खुलता जाएगा उधर उधर वो लगता जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? सो 3' एंड के ऊपर ही, जो 3' एंड है उधर ही तुम्हारा आरएनए प्राइमर लगना चाहिए।
कौन लगाएगा? आरएनए प्राइमेज एंजाइम। कौन से एंड पे लगाएगा? 3 प्राइम एंड पे लगाएगा। दैट इज द रूल सुशील। सर व्हाई नॉट 5 प्राइम? ये आंसर, ये क्वेश्चन आने वाला था, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने मूव के अंदर ही वो आंसर रखा हुआ था। दैट इज द रूल, 3 प्राइम एंड पे ही आएगा। समझ में आया? ये रूल को जिंदगी में कभी भूलना नहीं कि 3 प्राइम एंड के ऊपर ही क्या आने वाला है? 3 प्राइम एंड के ऊपर ही कौन लगने वाला है? आरएनए प्राइमेज आने वाला है, और उधर ही आरएनए का प्राइमर भी लगने वाला है। आरएनए प्राइमेज उधर ही तुम्हारा आरएनए प्राइमर को लगाएगा 3 प्राइम एंड के ऊपर, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। डन? अंडरस्टूड? ना, मैंने क्या बोला? आरएनए प्राइमर गेट्स एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब क्या? यहाँ पे अटैच हो गया वो विद द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट। इधर भी देखो, पिंक पिंक जितने भी आपको दिख रहा है, पिंक 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 पिंक, वो सारा क्या है? आरएनए प्राइमर है। देखो प्राइमेज आया, प्राइमर लगाया, पिंक कलर का प्राइमर। देखो यहाँ पे उसने लगाया प्राइमर, यहाँ पे, और इसका प्राइमर क्या पे लगाया उसने? पिंक कलर का यहाँ पे लगाया है। मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है बच्चे लोग? एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि 3 प्राइम एंड पे ही आ रहा है इतना करके भी। ठीक है? So RNA primer gets associated with 3 prime end of the template strand and attracts the complementary nucleotides. The nucleotides on the template binds with the complementary nucleotides by hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड से A double bond T, G triple bond C, ये कॉन्स्टेंटली होते जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, अब जो नए तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आएगा। जो नए न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे नए स्ट्रैंड पे बन रहे हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट क्या बताना था? यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी आ गया। अब तुम्हारा कौन सा एंजाइम आएगा ये पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करने के लिए? कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है? सो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जो तुम्हारा डीटीटीपी, डीसीटीपी, डीएटीपी, डीजीटीपी था ना, था क्या नहीं था? था क्या नहीं था हमारे पास में? तैयार तैयार, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, उसको यहाँ पे चिपकाते जाएगा। कैसे चिपकाते जाएगा? यहाँ पे देखेगा कि ओ यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कौन सा चिपकेगा? वो डीटीटीपी वाला चिपकेगा। यहाँ पे जी है तो कौन सा चिपकेगा? डीसीटीपी वाला चिपकेगा, सीटीपी। यहाँ पे समझो जी है वापस से, तो क्या चिपकेगा? डीसीटीपी। यहाँ पे समझो ए है, या समझो यहाँ पे टी है, तो क्या चिपकेगा? डीएटीपी। इज दैट क्लियर? तो ये चिपकाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे लेकर आने का काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। डन? सो प्राइमर तो सिर्फ स्टार्ट पॉइंट है, बट कर कौन रहा है पूरा काम? यहाँ पे पूरा काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। अंडरस्टूड? बेटा तुम्हारा ये जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से शुरू हो रहा है, तो वो कहां पे एंड होगा जरा बता दो? 3 प्राइम से एंड होता है, तो 3 प्राइम से शुरू होता है तो कहां पे एंड होगा? 5 प्राइम। सिंपल है, सिंपल लॉजिक। 5 प्राइम, 5 प्राइम। यस एवरीवन। सो अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, वो किधर से स्टार्ट होगा? 5 प्राइम। किधर एंड होगा? 3 प्राइम। देखो, द न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहां पे भी देखो, यहाँ पे किधर लगा है हमारा प्राइमर? यहाँ पे लगा है 3 प्राइम के ऊपर प्राइमर लगा है, 3 प्राइम। सो दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज व्हाट? दिस इज 5 प्राइम एंड। तो हमारा डीएनए भी कैसे सिंथेसाइज हो रहा है? इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर वाले के लिए हो रहा है। समझा? समझा? जीआईएफ को कॉन्स्टेंटली देखते रहो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे 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 जा रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 बन रहा है, बट ऐसे बने या ऐसे बने, दोनों की जगह पे कैसे बन रहा है? वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बन रहा है। देखो यहाँ पे जीआईएफ को देखो, जीआईएफ को देखो, जीआईएफ को देखो, फटाफट ड्रॉप अ हार्ट इफ यू अंडरस्टूड।
कॉन्स्टेंटली जीआईएफ को देखो और सेंटेंसेस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा. जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इफ यू अंडरस्टूड दिस. कम ऑन एवरीवन. हमेशा डीएनए का सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक ही होने वाला है. ये लास्ट वाला पॉइंट मैं वापस से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से देखो. हमारा ओरिजिनल डीएनए जो था बच्चे लोग, वो 3 प्राइम से शुरू हो रहा था ऊपर वाला, और 5 प्राइम पे जाके खत्म हो रहा था. तो बेटा खुशी, हमारा जो नया डीएनए है वो कदर से शुरू हो जाएगा, वो 5 प्राइम से शुरू हो जाएगा. और कहाँ खत्म हो जाएगा? 3 प्राइम पे खत्म हो जाएगा ऊपर वाले केस में. नीचे वाले केस में भी क्या हो जाएगा? ये 5 प्राइम है बच्चों लोग ओरिजिनल डीएनए, तो एंड कहाँ पे होता है? ये 3 प्राइम पे एंड होगा. तो स्टार्ट कैसे होगा डीएनए सिंथेसिस? ऐसे होगा ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा? यहां से होना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या बोला है, रूल क्या बोला है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा 5 प्राइम इधर से, एंड कहां पे होगा? 3 प्राइम इधर तक. अंडरस्टूड एवरीवन? सो ऊपर वाला भी 5 प्राइम से 3 प्राइम, नीचे वाला भी 5 प्राइम से 3 प्राइम. अंडरस्टूड? सिंथेसिस कैसे हो रहा है, बंद कैसे रहा है? वो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम. डन. बट प्राइमर कहां पे लगता है? हमेशा 3 प्राइम पे लगता है. किसके स्ट्रैंड पे लगता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे लगता है. बट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जिसको जिसको समझा ड्रॉप अ हार्ट. एवरीवन ड्रॉप हार्ट, एवरीवन पास्ट. Okay. I don't think so. We are going to finish this topic today because it is already 6:50. What is the next lecture? आपका next lecture कब तक, कब है, कितने बजे है? Okay, 7:20 को है. So shall I extend it for 7 o'clock? Yes. चलेगा? 15 मिनट एक्सटेंड करूं, so that ये टॉपिक अभी के अभी हमारा एक वन शॉट में खत्म हो जाए. 15 मिनट्स एक्सटेंड कर रहा हूं मैं लेक्चर को. Is that okay everyone? ओके. नाउ एक बार हम लोग पहले क्या हुई है वो कहानी को जरा देखते हैं और इस कहानी को समझते हैं. ठीक है, पहले क्या कहानी हुई थी उस कहानी को समझते हैं. मैंने कहा कि जो तुम्हारा स्टेप है उसका पहला स्टेप क्या बोला है कि हमको पहले तैयारी करनी है कि डीएएमपी को डीएटीपी में कन्वर्ट करो, डीजीटीपी में कन्वर्ट करो, डीसीटीपी में कन्वर्ट करो, डीडीटीपी में कन्वर्ट करो, जिसका एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज, रिएक्शन का नाम है फॉस्फोराइलेशन. जो तुम्हारा ओरिजिन है वो ओरिजिन के लिए एक पॉइंट होता है जिसका नाम है ओ, टर्मिनेशन के लिए पॉइंट होता है जिसका नाम है टी. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही होता है. एक्सोन्यूक्लियस एक कट करवाता है तुम्हारे डीएनए में, जहां से तुम्हारा तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट मैंने बोला हेलिकेज आकर एंजाइम्स, एंजाइम हेलिकेज आकर क्या करेगा? तुम्हारे दो डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा. जैसे ही वो स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा उसके ऊपर दो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है उसके ऊपर एसएसबीपी प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा, इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि डीएनए वापस से कॉइल ना हो सके. फिर मैंने कहा कि जो तुम्हारा डीएनए है उसके वो सेपरेट होने की वजह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है रेप्लिकेटिंग फोर्क. अब जितना रेप्लिकेटिंग फोर्क लंबा होते जाएगा उतना आगे वाले डीएनए के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस तैयार हो जाएगा. वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमारे पास में सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम नाम का एंजाइम होता है. नेक्स्ट मैंने बोला सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा तुम्हारा 3 प्राइम एंड पे तुम्हारा प्राइमर आके लगेगा, आरएनए प्राइमर आके लगेगा, और वो हमेशा डायरेक्शन कैसे होती है? 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक वो डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज होते जाएगा. जो तुम्हारा नया स्ट्रैंड बन रहा है उस नए स्ट्रैंड और पुराने स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे, और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उस नए स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आ जाएंगे. जो तुम्हारा आरएनए प्राइमर है वो लगने के बाद में उसके आगे डीएनए पॉलीमरेज लगता है और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है. डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी किसके वजह से आ रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो भी कोड्स हैं उसके ऊपर से तुम्हारा ये जो स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बन रहा है उसके ऊपर नए नए कोड्स आते जा रहे हैं.
यहां तक जिसको जिसको समझा, जस्ट से यो इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। एक ही चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है ये जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको टेंशन आ रहेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि आपने जब देखा, ठीक है, आपने जब देखा तब आपने क्या बोला, डायरेक्टली आपने एक रूल को एक नोट किया था कि जो तुम्हारा डीएनए है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, जरा बता दो, कौन से डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है नया स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड। यस, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, सबको याद है ये 5 to 3। मतलब चाहे दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा डीएनए हमेशा 5 to 3 प्राइम सिंथेसिस ही करेगा। डन। अगर डीएनए का सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम होना है, अगर डीएनए का सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम होना है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर कौन से एंड पे लगेगा, लगना चाहिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्राइमर कौन से एंड पे लगना चाहिए? हमेशा इट हैज टू बी 3 प्राइम, हमेशा, ताकि 5 to 3 प्राइम सिंथेसिस हो सके। यस और नो? अब हम किसी भी स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कब बोलेंगे, या लीडिंग स्ट्रैंड कब बोलेंगे, या लैगिंग स्ट्रैंड कब बोलेंगे, ये सभी का डिस्कशन अभी हम लोग को करना है। ठीक है एवरीवन, नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। तुम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हेलिकेस जो है, हेलिकेस, वो उसको कैसे तोड़े जा रहा है डीएनए को? हेलिकेस कैसे तोड़े जा रहा है डीएनए को? इस डायरेक्शन में तोड़े जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर हेलिकेस इस डायरेक्शन में तुम्हारे डीएनए को तोड़े जा रहा है, तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। और जो नया स्ट्रैंड नीचे बन रहा है, यहाँ पे मैं जो रेड कलर से बना रहा हूं, यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, LSLT। इतना समझा? ब्लू कलर का क्या है? लीडिंग टेम्पलेट। रेड कलर का जो मैंने बनाया वो क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। इतना समझा? इतना समझा? हाँ, ठीक है। अब मैं तुम लोग को और एक चीज बताना चाहता हूं। ये पर्पल कलर का जो नीचे वाला है, नीचे वाला, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। इसको मैं LA लिखता हूं, सॉरी, लैगिंग टेम्पलेट। दिस इज लैगिंग टेम्पलेट। और इसके ऊपर जो नया स्ट्रैंड बनेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में जो नया स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब ये हो गई लैगिंग टेम्पलेट, और ये हो गया उसके ऊपर बनने वाला लैगिंग स्ट्रैंड। ये हो गया लीडिंग टेम्पलेट, और ये हो गया उसके ऊपर बनने वाला लीडिंग स्ट्रैंड, जिसको जिसको चमका ड्रॉप हार्ट, एवरीवन। डायग्राम को जिसको जिसको समझ में आ गया, लीडिंग टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड, जिसको समझ में ड्रॉप हार्ट इमीडिएटली। वापस से एक बार ध्यान से सुनो, बिकॉज ये समझना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऊपर मैंने ये जो बनाया है, ये जो ओरिजिनल डीएनए है हमारा, ओरिजिनल डीएनए, ये ओरिजिनल डीएनए को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं टेम्पलेट बोलूंगा। काय को टेम्पलेट बोलूंगा? बिकॉज इसके ऊपर नया डीएनए बनने वाला है। सो दिस इज लीडिंग टेम्पलेट, LT। इस लीडिंग टेम्पलेट के ऊपर क्या बनने वाला है? नया डीएनए बनने वाला है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो नया डीएनए बनने वाला, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। अब नीचे भी तो डीएनए का स्ट्रैंड है, नीचे भी तो डीएनए का स्ट्रैंड है। इस वाले को मैं क्या बोलूंगा? इस वाले को मैं बोलूंगा
लैगिंग टेम्पलेट, तो मैं इसको लिख सकता हूं LAT, लैगिंग टेम्पलेट। उसके ऊपर क्या बनने वाला है, उसके ऊपर बनने वाला है लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एरो, देखो एरो, देखो ये बन गया लैगिंग स्ट्रैंड। समझा है सबको? यो लीडिंग टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो ऐसा स्ट्रैंड है जिसका 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री होना चाहिए। देखो ये 3 प्राइम एंड है, ये फ्री है, देखो फ्री है ना ये 3 प्राइम एंड, इसलिए तो आरएनए प्राइमर यहां पे चिपका। यस और नो? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग टेम्पलेट। अब ये देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका 5 प्राइम एंड फ्री होता है, देखो ये 5 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड फ्री है, इसलिए तो बोलते हैं इसको लैगिंग स्ट्रैंड। समझ में आया? लैगिंग टेम्पलेट। सो लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट समझ में आया, जिसका 3 प्राइम एंड फ्री रहेगा लीडिंग टेम्पलेट, जिसका 5 प्राइम एंड फ्री रहेगा लैगिंग टेम्पलेट। जिसको समझ में आया ड्रॉप अ हार्ट। Drop a heart, everyone, if you've understood this. Free 3 prime end, leading template, free 5 prime end, lagging template. इतना ही लॉजिक है और कुछ नहीं है। जिसका 3 प्राइम एंड फ्री रहेगा दैट इज लीडिंग टेम्पलेट, जिसका 5 प्राइम एंड फ्री रहेगा लैगिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब क्या है, जिसके ऊपर एक्चुअल में डीएनए बनने वाला है, मतलब वो स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे। डन ना? अब रेप्लिकेशन जो होता है वो कहां से कहां जाएगा बता दो जरा, कैसे से कैसे बनने वाला रेप्लिकेशन, 3 प्राइम से 5 प्राइम, यस और नो? यस, इसलिए लिखा है यहां पे ऑलवेज इनिशिएट्स फ्रॉम C3 टू C5 एंड। समझा? रेप्लिकेशन ऑलवेज इनिशिएट्स फ्रॉम C3 एंड प्रोसीड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड या फिर C5 एंड। समझा? रेप्लिकेशन ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है, C3 से स्टार्ट होता है, मतलब इसका C3, इसका C3, लीडिंग का C3, लैगिंग का C3, यस, इधर से स्टार्ट होता है और 5 प्राइम तक वो जाता है। बट नया स्ट्रैंड बनता कैसे है, उसका खुद का 5 प्राइम और उसका खुद का 3 प्राइम। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि रेप्लिकेशन इनिशिएट कहां से होगा, शुरू कहां से होगा, 3 प्राइम एंड से, खत्म कहां पे होगा, 5 प्राइम एंड के ऊपर। बट जो नया स्ट्रैंड बनता है वो स्टार्ट कहां से होगा, 5 प्राइम से, और खत्म कहां पे होगा, 3 प्राइम पर। अब समझा है सबको? यस एवरीवन, समझा है सबको? ओके, ना वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड नो, कि जो तुम्हारा ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली बन सकता है, कंटिन्यूअसली। जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो कंटिन्यूअसली बन सकता है, और जो पुराना स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअसली बनता है, मतलब ब्रेक हो होके, ब्रेक लगा लगा कर बनता है ऐसे। ठीक है, ब्रेक लगा लगा कर बनता है। क्यों पता है, क्यों पता है? यस, एनी आइडिया? वो ब्रेक लगा लगा कर क्यों बनेगा? बिकॉज ओरिजिनल क्या है, 3 प्राइम 5 प्राइम, यहां पे क्या है, 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ेगा, जितना तुमको डीएनए मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं तुमको, पीछे वाली स्लाइड्स में दिखाता हूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यस, देखो वापस से एक बार वो दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो। देखो जैसे हेलिकेज आगे बढ़ेगा, तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज तो अपने आप बढ़ते जा रहा है, उसको एक ही प्राइमर की जरूरत है, एक ही प्राइमर। यहाँ पे
बट यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर्स की जरूरत है, इधर भी प्राइमर लगाया है, इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है। अंडरस्टैंडिंग? देखो पहले प्राइमर इधर लगेगा लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, फिर इतना बना, सिंथेसिस हो गया। अब देखो ये खुल गया, अब वापस प्राइमर लगा, वापस डीएनए बना, अब और खुल गया, वापस प्राइमर लगा, फिर डीएनए बना पर्पल कलर का, वापस प्राइमर लगा, फिर डीएनए बना पर्पल कलर का। यस और नो? बट ऊपर वाले केस में ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, कॉन्स्टेंटली जा रहा है ऐसे। प्राइमर लगा एक बार, डीएनए पॉलीमरेज ने जो शुरू किया है वो कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 10-15 बार तो प्राइमर लगते जा रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? Okay, I guess we should stop over here. We can continue this point in the next lecture. और अच्छे से ये चीजें रिवाइज करके आओ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक्स में सारी चीजें दी हुई हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर? Please revise this for the next lecture.